हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो ये लेक्चर हमारा एडिटोरियल डिस्कशन का लेक्चर है, जिसके अंदर हम आज के जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम आज के एडिटोरियल्स के बारे में बात करें तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग में एडिटोरियल है और हमारे जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है न्यू टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। इसके अलावा इसका जो रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको आप अपने आंसर के अंदर यूज़ कर सकते हो, चाहे ऐसे के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो। जीएस पेपर 3 के अकॉर्डिंग में, मेंस का जो जीएस पेपर 3 है उसके अकॉर्डिंग में इंटरनेशनल रिलेशन के रिगार्डिंग में यूएस इंडिया डिफेंस टाइज के ऊपर एक एडिटोरियल है। आज की द हिंदू के अंदर इसको मेंशन किया गया है। तो जीएस पेपर 2 के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन के रिगार्डिंग में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है लैंडफॉल और इसके थ्रू जो डैमेज है वो कैसे होता है, कितने समय तक जो लैंडफॉल है वो हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये बेसिकली आपका एक एक्सप्लेन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। और एक यहाँ पे हम जो आर्टिकल है वो डिस्कस करेंगे। इंडिया के अंदर जो पल्सेज हैं जो दाल हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है। तो इसके अंदर बेसिकली जो चना का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, उसके बिहाइंड की क्या रीज़न है लास्ट 10 ईयर्स के अंदर में, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करें। सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग में, तो एडिटोरियल काफ़ी सही से इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा फ्रेंड है या हमको इससे अवेयर होने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे एडिटोरियल का जो बेसिकली टाइटल है उसी के अंदर बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डोमिनेटिंग है प्रेजेंट समय में। आपने समय समय पे जो डिफरेंट टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं वो भी आपने यूज़ किए होंगे आपकी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग। और इसकी जो न्यूज़ है वो आपको समय समय पे न्यूज़पेपर्स के अंदर में नए नए जो इवेंट्स हैं इसके रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलते हैं। बट स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग में अवेयरनेस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, या इसके रिगार्डिंग में जो डिस्कशन होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेजेंट समय में इंडिया के अंदर आपको जो अवेयरनेस है या डिस्कशन ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्जली आपको एब्सेंट देखने के लिए मिलता है इंडिया के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर हम बात करें अडोप्शन इंडिया के अंदर, तो प्रेजेंट समय में अडोप्शन काफ़ी कम है, काफ़ी ही कम सेक्टर्स हैं जहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। बट अगर इसका जो अडोप्शन है या इस टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है अगर इंक्रीज होगा तो क्या इसके इफ़ेक्ट्स हमको देखने के लिए मिलेंगे, उसके रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें, अगर हम देखने की कोशिश करें क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर यूज़ की ही बात करें तो आप डेली लाइफ में जो चैट जीपीटी है, ओपन एआई है, ट्रांसलेटर्स हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप के आप कोई ना कोई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल हैं उन्हें आप यूज़ करते होंगे। आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसे अडॉप्ट किया जाता है और उसी के थ्रू आपका जो कोई भी आप जो प्रोसेस है या उनको कोई कमांड आप दी जाती हैं तो उसको फॉलो किया जाता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, तो आपको जो डिजिटल असिस्टेंस है वो इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। चाहे सपोज कीजिए आपने ट्रांसलेटर है वो यूज़ किया और आपने किसी भी जो लैंग्वेज को यहाँ पे ट्रांसलेट के रूप में किया, तो डिजिटल जो असिस्टेंस है, या आप देखिए कि सपोज कीजिए किसी एक पर्सनैलिटी के द्वारा डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर कोई ट्वीट किया गया है आपको, और उस ट्वीट को आपने देखना है तो वहाँ पे जो ट्रांसलेटर का जो एआई है वो आपको अवेलेबल होगा कि अगर आप उसको ट्रांसलेट करना चाहो। तो स्टूडेंट्स, ये आपको डिजिटल असिस्टेंस है जो प्रोवाइड कराता है। फेशियल रिकॉग्निशन एक टेक्नोलॉजी है जिसके रिगार्डिंग में आपको काफ़ी सारे एडिटोरियल्स देखने के लिए मिलते हैं समय समय पे। फेशियल रिकॉग्निशन के रूप में कि किसी आप देखिए कि कहीं पे जो इमिग्रेशन सेंटर है, एयरपोर्ट्स हैं या कोई सिटी का जो एंट्री पॉइंट्स हैं, वहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक्स अगर लगा दी जाए, टेक्नोलॉजी को अगर यूज़ किया जाए
तो आपको ये डिटेक्ट करने में काफ़ी ईजीली रहेगा कि कौन ऐसा टेररिस्ट है, या आपने किसी टेररिस्ट को वहाँ पे रिकॉग्नाइज करना है तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप देखिए कि किन्हीं भी ऑफिस का जो एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे जो सिक्योर ऑफिस हैं, जहाँ पे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन वहाँ पे सिक्योर है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स वहाँ पे जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है उसी को अडॉप्ट किया जाता है। इसके अलावा आपको एग्रीकल्चर का असिस्टेंस है, उसके अंदर भी जो बेनिफिट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर आप एग्जाम्पल्स को ज़रूर से याद रखना। कोई आपको अगर एग्जाम्पल है डिजिटल असिस्टेंस के अंदर में, जैसे सपोज कीजिए चैट जीपीटी है, ओपन एआई है, या कोई और डिफरेंट टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से एक पैटर्न के रूप में या एल्गोरिथम के रूप में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी डे टू डे लाइफ में हेल्प करता है। अगर हम इसके कुछ कंसर्न्स की बात करें, कुछ जो कंसर्न्स हैं जो समय समय पे रेज किए गए हैं, एक तो आपको आईटी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग में एक जो कंसर्न है वो देखने के लिए मिलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर अडॉप्ट किया जाएगा तो यहाँ पे जो जॉब लॉस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। बट आप स्टूडेंट देखिए, पहले इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे पशुओं के द्वारा किया जाता था, एनिमल्स को यूज़ किया जाता था एक असिस्टेंट्स के रूप में, और एग्रीकल्चर का जो प्लगिंग का एक्टिविटी है या डिफरेंट टाइप के जो भी वर्क हैं उसके अंदर में। बट आप देखिए उसके बाद में ट्रैक्टर्स हैं उनको यूज़ किया गया, मशीन को यूज़ किया गया, तो जॉब लॉस की प्रॉब्लम तो वहाँ भी बताई गई थी, बट एफिशिएंसी यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो आपको नेगेटिव है, एक कंसर्न रेज किया जाता है कि आईटी सेक्टर के अंदर या जो हमारे कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है उसके अंदर में जॉब लॉस हैं वो हो सकते हैं। हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, हाँ टेक्नोलॉजी को जो अडॉप्ट करना है काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट है, इसको अडॉप्ट करने के लिए काफ़ी सारा जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो वो होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें ओरिजिनल जो क्रिएटिविटी है उसको ये लॉस्ट करेगा। आप देखिए कि यहाँ पे जॉब लॉस है, इसके अलावा आपको लेजीनेस है, ये सब यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर एक जगह पे यूज़ किया गया तो। ओरिजिनल जो क्रिएटिविटी है किसी भी एक ह्यूमन बीइंग की वो यहाँ पे लॉस्ट हो सकती है, क्रिएटिविटी यहाँ पे कम हो सकती है, रिड्यूस भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ प्राइवेसी और सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स है वो कंटिन्यूस रेज किए जाएंगे। राइट टू प्राइवेसी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर केएस पुट्टास्वामी केस के थ्रू उसको रिकॉग्नाइज किया गया था अंडर द आर्टिकल 21। तो यहाँ पे जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के कुछ कंसर्न्स हैं, जो पर्सनल जो लाइफ के जो पर्सनल जो डाटा हैं, आप देखिए कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ थी कि जो हमारा कोविड के रिगार्डिंग में जो हमारा कोविन प्लेटफॉर्म था, कोविन प्लेटफॉर्म का जो डाटा है वो ब्रीच हुआ था, और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है इंडिया का जो सर्न IN है उनके द्वारा एक जो कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, क्या कोविन के द्वारा जो डाटा है वो लीकेज हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरीके के जो डाटा ब्रीच हैं, जो प्राइवेसी के इश्यूज़ हैं वो कंटिन्यूस आपको देखने के लिए मिलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टू मच अडॉप्शन की वजह से। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जो कंटिन्यूस रेज किए गए हैं, ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया US डिफेंस टाइज के बारे में है, GS पेपर सेकंड के लिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल के अंदर उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स, अगर हम इंडिया US डिफेंस टाइज की अगर एग्रीमेंट्स की बात करें प्रेजेंट समय में, तो काफ़ी अच्छा हमारे जो रिलेशंस हैं, हेल्दी रिलेशंस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन हो या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हो, हर एक जगह आपको प्रेजेंट समय में इंडिया US के जो डिफेंस जो रिलेशंस है वो काफ़ी अच्छे आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे ये जो रिलेशंस का हेल्दी होना ही इंडिया के अंदर जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी ये बूस्ट करेंगे, और ग्रेटर जो टेक्नोलॉजी का जो कोऑपरेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और जो ग्रोइंग मिलिट्री कोऑपरेशन है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा इन डिफेंस टाइज की वजह से। अगर हम इनके कंटेक्स्ट की बात करें तो प्रेजेंट समय में इंडिया के द्वारा जो 4 इम्पोर्टेंट जो डिफेंस टाइज हैं, 4 इम्पोर्टेंट जो डिफेंस के एग्रीमेंट हैं इंडिया और US के द्वारा साइन किए गए हैं। 2+2 डायलॉग है और आपको देखने के लिए मिलता है डिफेंस सेक्टर के रिगार्डिंग में ही। तो जो 4 इम्पोर्टेंट डिफेंस के एग्रीमेंट हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो है BECA, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट है BECA, जिसको 2018 के समय साइन किया गया था। जनरल जो सिक्योरिटी एंड मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है, जनरल सिक्योरिटी
एंड मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ये आपको सबसे पहले इसको साइन किया गया था 2000 का जो 21 सेंचुरी है उसी के इनिशियल फेज में। फिर आपको लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट देखने के लिए मिलता है। कम्युनिकेशन के लिए जो कॉम कासा है, जो कम्युनिकेशन के लिए जो कॉम कासा है, जो कम्युनिकेशन को सिक्योर प्रोवाइड करता है डिफेंस सेक्टर के अंदर में। तो ऐसे ये जो 4 इम्पोर्टेंट जो डिफेंस टाइज हैं वो साइन किए गए हैं इंडिया और यूएस के द्वारा। और ये 4 जो डिफेंस टाइज हैं यही यहाँ पे जो कोऑपरेशन है उसको इंक्रीज करते हैं। हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन है या डिफेंस के अंदर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उसे इंश्योर करते हैं इंडिया और यूएस के बीच में। अभी रिसेंटली जो यूएस के जो वहाँ पे डेलीगेशन इंडिया के लिए विजिट किए थे और हमारे ऑनरेबल पीएम सर भी अभी रिसेंटली यूएस के लिए जाने वाले हैं। तो आप देखिए कि इंडस एक्स नाम का एक नया इनिशिएटिव है जिसे लॉन्च किया गया और वो बेसिकली इंडिया का जो स्पेस एजेंसी है डिफेंस सेक्टर के अंदर और यूएस का जो स्पेस का कमांड है उन दोनों के बीच में जो कोऑपरेशन है उसे ये इंक्रीज करेगा। इंडस जो एक्स नाम का नया इनिशिएटिव है जिसे लॉन्च किया गया है। इंडिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर है, यूएस के साथ में एक मेजर डिफेंस पार्टनर है। इसकी वजह से आपको जो शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है। और 2+2 डायलॉग जो कि बेसिकली एक कॉर्नर स्टोन है हमारे रिलेशनशिप के, डिफेंस एग्रीमेंट्स के या डिफेंस कोऑपरेशंस के। इनके थ्रू इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो कोऑपरेशन है वो इंक्रीज हुआ है। आप यहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज को भी याद कर सकते हो। मालाबार एक्सरसाइज आप देखिए कि किस तरीके से मालाबार एक्सरसाइज की वजह से इंडिया और यूएस के बीच में जो नेवल जो कोऑपरेशन है वो इंक्रीज हुआ है और इंडो पैसिफिक जो इंगेजमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। जो इंडिया के जो यहाँ पे एनिमीज़ हैं उनको काउंटर करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि चाइना को काउंटर करने के लिए इस तरीके का जो कोऑपरेशन है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बताया गया है कि डिफेंस जो यहाँ पे सेक्टर्स के अंदर या डिफेंस पार्टनरशिप का जो इमर्ज होना दोनों जो वर्ल्ड की जो लीडिंग डेमोक्रेसी हैं उनके लिए एक हेल्दी रिलेशन है और इनका जो सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन डिफेंस रिलेशंस का, जिससे कि इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंक्रीज हो, टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र है वो इंक्रीज हो और हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इंडिया यहाँ पे इमर्ज हो। तो ये कुछ वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसे आपको पता होना चाहिए। जो 4 इम्पोर्टेंट डिफेंस के जो एग्रीमेंट्स है जो इंडिया और यूएस के बीच में साइन किए गए हैं इनके बारे में आप जाके एक बार ज़रूर से रीड करना इस लेक्चर के बाद में। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे एक सक्सेस स्टोरी है पल्सेज के रिगार्डिंग में कि हमारे जो पल्सेज का जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से इंक्रीज हुआ है। आप देखिए कि पिछले 10 साल के अंदर में अगर हम पल्सेज का जो प्रोडक्शन की बात करें हमारी जो दाल हैं और आप देखिए कि इंडिया में आपको जो वेजिटेरियन जो फूड है वेजिटेरियन फूड के लिए बेसिकली जो दाल्स हैं जो पल्सेज हैं वो यहाँ पे प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट है उसका लिए बेसिकली एक असेंशियल एलिमेंट है या असेंशियल रिसोर्स हैं। तो उसका रोल भी प्ले करती हैं पल्सेज इंडिया का जो प्रोटीन का जो डेवलपमेंट है, प्रोटीन मिनरल की जो नीड है उसको फुलफ़िल करने के रिगार्डिंग में 10 ईयर के अंदर इंडिया का जो पल्सेज का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है। 50% इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है पिछले 10 ईयर के अंदर में। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है उसके बिहाइंड के क्या रीज़न हैं, कौन सी ऐसी पल्सेज हैं जिनके अंदर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है। तो आपको जो चिकपी है जो चना है, चना आप जानते होंगे, चना के अंदर यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ, काफ़ी ज़्यादा इनका जो उगाए जाने लगा इनको। इसके अलावा जो मूंग है जो ग्रीन ग्राम है, ग्रीन ग्राम के रिगार्डिंग में एक यूपीएससी ने 2020 के समय क्वेश्चन पूछा था, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो आपको ग्रीन ग्राम और जो चना है इनका जो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है लास्ट 10 ईयर के अंदर में। तो ऐसे क्या रीज़न है कि जो चना और जो मूंग हैं जो ग्रीन ग्राम है उनका जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। एक तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो गवर्नमेंट के द्वारा हाइक किया गया। गवर्नमेंट का एक मिशन भी था हमारे यहाँ पे पल्सेज के डेवलपमेंट की रिगार्डिंग में, क्योंकि आप देखिए कि पल्सेज के प्रोडक्शन के लिए अगर हम पल्सेज के प्रोडक्शन की बात करें तो इनको जो वाटर की जो डिमांड है, वाटर की डिमांड काफ़ी कम है।
यहाँ के इनका अगर हम उगाने का या इनका जो उगाए जाने वाले के एरिया की बात करें तो इनको ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉस्परस होनी चाहिए, उसके मिनरल्स के अंदर में ब्लैक सॉइल होनी चाहिए। तो आपको नॉर्मल सॉइल के अंदर भी इनको उगाया जा सकता है, इनका प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। और सेकेंड इम्पोर्टेंट ये है कि जो वाटर की जो डिमांड है, जो एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करने के लिए जो वाटर की डिमांड है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलती है। एक या दो इरीगेशन, एक या दो टू टाइम्स आपको इरीगेट करना होता है इनको, बेसिकली उन एरियाज़ के अंदर जब पानी काफ़ी कम है। अगर उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे वाटर का जो रिटेंशन कैपेसिटी है उस सॉइल का काफ़ी सही है, तो वहाँ पे आपको विदाउट इरीगेशन भी ये उगाए जा सकते हैं। तो आप देखें कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो गवर्नमेंट के द्वारा इनको हाइक किया गया। अगर हम बात करें चने के बारे में, तो चने का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो पहले 3000 के आसपास जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी है, वो प्रोवाइड किया जाता था। पर प्रेजेंट समय में जो एमएसपी है वो मोर देन 5000 है। तो यहाँ पे एमएसपी है वो इंक्रीज हुआ। इनका जो ब्रीडिंग का जो समय है, इनका जो उगाए जाने वाले का जो समय है वो काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो चना है, वो कहाँ पे उगाया जाता था? ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से पहले हमारा जो पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, वहाँ पे आपको चना का जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। बट आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन आप देखिए कि वहाँ पे जो मस्टर्ड एंड वीट ने वो जगह है, वो जो प्लेस है उसको सिक्योर किया। उसके बाद से जो चना है उसका जो प्रोडक्शन है उन पार्ट्स के अंदर किया गया। जैसे स्पेशली अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के अंदर में, गुजरात के अंदर में, और उन एरियाज़ के अंदर इस तरीके की जो चने की इस तरीके की वैरायटी है उसको वहाँ पे उगाया गया, जिसका जो ग्रोइंग का जो समय है जो 60 डेज या 70 डेज के अंदर कंप्लीट होता था। और हमारे यहाँ पे जो रबी की क्रॉप के रूप में जो पंजाब हरियाणा के अंदर उगाया जाता था, दिल्ली के जो आसपास के रीजन हैं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, तो वहाँ पे जो चना जो रबी की क्रॉप के रूप में उगाया जाता था उसका जो टाइम पीरियड है वो आपको 140 to 150 डेज के आसपास देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि खरीफ के समय में जो मूंग है जो उगाई जाती है वो आपको उसका जो यील्ड का जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। खरीफ के समय उगाई जाने वाली जो मूंग है इसके अंदर आपको इरीगेशन का जो ज़रूरत है वो भी नहीं देखने के लिए मिलती, क्योंकि उसी समय बारिश आपको देखने के लिए मिलती है। बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा इसके लिए ग्रोइंग के लिए काफ़ी 1 and 2 टाइम्स अगर हल्की फुल्की बारिश होती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी काफ़ी है इसके उगाए जाने के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अराउंड 2018-19 के अराउंड चना लार्जेस्ट प्रोड्यूस पल्सेज है, और इसके बाद में आपको अरहर है, तूर है, उड़द है, इस तरीके की जो पल्सेज है वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। बट अगर हम प्रेजेंट समय की बात करें, चना ही यहाँ पे टॉप है, प्रेजेंट समय में चना ही सबसे ज़्यादा टॉप है। बट मूंग आपको सेकंड रेस के लिए देखने के लिए मिलता है। जो ग्रीन ग्राम है, जो मूंग है, उसका जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ है। उसके रीजन के बिहाइंड की बात करें, एक तो इरीगेशन की इनको ज़रूरत नहीं है, खरीफ के समय जो उगाई जाती हैं। इसके लिए आप देखें कि जो ज्वार है, सोरगम को उगाया जाता था महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, तो उसका उगाए जाने वाला जो एरिया है वो कम हुआ है। वहाँ पे भी ग्रीन ग्राम है, ग्रीन ग्राम को एज ए समर क्रॉप के रूप में वहाँ पे उगाया जाता है। तो ये बेसिकली दोनों जो क्रॉप हैं, चना और मूंग हैं, ये यहाँ पे एक कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में इमर्ज हुए हैं। एमएसपी इंक्रीज होने की वजह से, फर्टिलाइज़र्स की काफ़ी कम ज़रूरत होने की वजह से, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया गया है, तो इसकी वजह से इंडिया के अंदर आपको ओवरऑल जो पल्सेज का जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और ये सक्सेस स्टोरी है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो इन पॉइंट्स को आप अपने आंसर के अंदर कहीं ना कहीं यूज करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे है लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन के बारे में, कि साइक्लोन का जो लैंडफॉल है वो क्या है, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट साइक्लोन बिपरजॉय जो है, जो बांग्लादेश के द्वारा उसका नेमिंग है वो किया गया है, और 13 कंट्रीज़ हैं जिनके द्वारा जो नेमिंग है वो किया जाता है। और ये जो नाम है बिपरजॉय, जिसका मीनिंग है कि कोई भी डिजास्टर, बंगाली जो वर्ड है उसका मीनिंग है बिपरजॉय का, कि कोई भी डिजास्टर। तो साइक्लोन का जो नाम है बांग्लादेश के द्वारा किया गया, अरेबियन सी के अंदर ये साइक्लोन आया है, और इंडिया का जो कोस्ट है उसको ये हिट करेगा। अगर हम लैंडफॉल की बात करें तो लैंडफॉल आपको गुजरात का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे झाकू नाम का एक पोर्ट है, उसी पोर्ट के आसपास के रीजन के अंदर आपको इसका लैंडफॉल है वो देखने के लिए मिलेगा।
अब यहाँ पे सबसे पहले बात ये आती है कि लैंडफॉल का जो प्रोसेस है वो क्या है। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अपनी जो एनडीआरएफ एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस की जो टीम है वो वहाँ पे भेजी गई है। इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी के द्वारा वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। अब आपको यहाँ पे टेक्निकल वर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन। लैंडफॉल बेसिकली एक इवेंट है किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन का। जब वो लैंड के ऊपर में जब साइक्लोन पहुंचता है, अपना जो वाटर का जो एरिया है उसको यहाँ पे वहाँ से जो वाटर के एरिया से जब ये ज़मीन के ऊपर पहुँचता है कोई भी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो उसे ही बेसिकली लैंडफॉल के रूप से जाना जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम बात करें तो लैंडफॉल की अगर हम बात करें तो जब इसका जो सेंटर ऑफ स्ट्रॉम है, जब इसका जो सेंटर ऑफ स्ट्रॉम है या जिसे आई के रूप से भी जाना जाता है, वो जब कोस्ट से लैंड के ऊपर मूव करता है तो उसे हम लैंडफॉल के रूप से प्रॉपरली जानते हैं। बट लैंडफॉल का वर्ड का मीनिंग से ये नहीं है कि कम्प्लीटली यहाँ पे जो साइक्लोन आके कम्प्लीटली यहाँ पे हिट हुआ है लैंड के ऊपर में, तो डायरेक्ट हिट से ना रेफ़र किया जाए, कभी भी लैंडफॉल को डायरेक्ट हिट के रूप से नहीं जाना जाए। यहाँ पे जो हाई विंड्स हैं वो आपको इवन द सेंटर ऑफ द जब स्ट्रॉम जब हिट करता है उसके आपको काफ़ी समय बाद में जो आपको हाई स्ट्रॉम्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं इवन आफ्टर द लैंडफॉल। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे साइक्लोन के बारे में कि किस तरीके से जो डैमेज है वो साइक्लोन के द्वारा किया जाएगा, इस साइक्लोन बिपरजॉय के द्वारा, तो आप देखें कि साइक्लोन के जो बिपरजॉय के द्वारा डैमेज उसके लैंडफॉल के समय किया जाता है। सिविरिटी ऑफ साइक्लोन कैसी है, किस तरीके की स्पीड ऑफ विंड है। इसके अलावा आपको डिफरेंट टाइप के जो एरियाज़ हैं जिनमें आपको डिस्ट्रप्शन है वो देखने के लिए मिलता है, जैसे कि कोई कच्चा घर है, कोई रेलवे है, रोड ट्रैफिक हैं, इन सब के अंदर आपको जो स्पेशली जो फ्लाइंग जो डेब्रीज हैं, फ्लडिंग जो एस्केप रूट्स हैं, उन सब के अंदर आपको जो डैमेज है वो देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें कि लैंडफॉल का जो टाइम पीरियड है वो कितने समय तक चलता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये लैंडफॉल है आपको कुछ आवर्स के लिए देखने के लिए मिलता है। जब भी साइक्लोन समुद्र से या पानी से जब लैंड के ऊपर पहुंचता है, और वो कम्प्लीटली उस विंड की स्पीड और साइज ऑफ स्ट्रॉम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी देर तक इसको चलना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें, साइक्लोन जब भी लैंड के ऊपर या ज़मीन के ऊपर पहुँचता है उसके बाद में ये यहाँ पे डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। तो लैंडफॉल को हम यहाँ पे जान सकते हैं कि यहाँ पे जो एंड का जो समय है उसके लिए इंक्रीज हुआ है, एंड का जो समय है वहाँ पे साइक्लोन है वो पहुँचा है। उसके बिहाइंड का रीज़न ये है कि आप देखें कि जैसे ही साइक्लोन ज़मीन का जो एरिया है उसको हिट करेगा उसके बाद से वहाँ का उसका जो मॉइस्चर गेन का जो समय है वो रिड्यूस होगा। तो कुछ आवर्स के बाद में जो साइक्लोन का मॉइस्चर यहाँ पे कम होने के बाद में साइक्लोन जो शार्पली यहाँ पे साइक्लोन का जो मूवमेंट है वो रिड्यूस होता है। सप्लाई और जो फ्रिक्शन का जो सरफेस है वो इंक्रीज होने की वजह से, मॉइस्चर का सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से। तो ये लैंडफॉल के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि क्या है लैंडफॉल और किस तरीके से लैंडफॉल यहाँ पे। आप ये बात ज़रूर से याद रखना कि जो आई ऑफ साइक्लोन है हो सकता है कि उसके अंदर में जब सेंटर ऑफ साइक्लोन यहाँ पे हिट करे, कोई भी एरिया का जो साइक्लोन है उसका जो सेंटर है वो हिट करे, आई ऑफ साइक्लोन के बाद में आपको यहाँ पे जो डिवास्टेटिंग जो विंड है वो जो इफ़ेक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये साइक्लोन के लैंडफॉल के बारे में था। तो हमारे क्या पल्सेज की सक्सेस स्टोरी है, इसके अलावा यूएस डिफेंस टाइज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमने डिस्कस किया। तो कंटिन्यू ऐसे ही आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।